वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है द केरला स्टोरी नाम, और इस फिल्म पर बहुत चर्चा हो रही है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि कैसे केरला में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है बेगुनाह औरतों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने का, और उन्हें आईएसएस के पास भेजा जा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर के अनुसार करीब 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है, और ये आज के दिन सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है। क्या है इस फिल्म की असली कहानी और इसके पीछे क्या सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। केरला स्टोरी। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। आज से करीब 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडल्फ हिटलर ने अपनी एक किताब लिखी थी माइन काम्फ नाम की। इस किताब में इसने ये बताया कि एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में जिसका नाम था बिग लाई, और हिटलर का कहना था कि इनका कहना था कि लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो, ताकि लोगों को लगे कि यार कोई इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकता है, और ये बात कोई कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। और झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए, और इस झूठ को कुछ लोग सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है कि कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। और इस टेक्निक के एडिशन में दूसरी प्रोपेगेंडा टेक्निक बताई थी हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोल्बल्स ने कहा कि रिपीटेशन भी यहाँ बहुत जरूरी है, या फिर किसी भी झूठ को बार बार दोहराते रहो और इतनी बार दोहराओ कि लोगों को 4 अलग अलग सोर्सों से ये झूठ सुनाई देने लगे, और फिर ऐसा करने से लोग और कन्विंस हो जाते हैं। और फिर तीसरी टेक्निक बताई जाती है हाफ ट्रूथ की, यानी आधा सच की। बीच बीच में अपनी बातों में कभी आधा सच भी बोल दिया करो, क्योंकि इसलिए कि लोग आज के दिन बिग लायर को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। लोग कहते हैं कि अरे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोलेगा। लोग कहते हैं कि अरे भाई तुझे पता नहीं ये कितना बड़ा फेंकू है, ये इतनी दूर फेंकता है कि जितनी दूर नीरज चोपड़ा का जैफनील भी नहीं जाता है। जो लोग इन बड़े झूठ से कन्विंस ना हो उनके लिए हाफ ट्रूथ यानी आधा सच। मैं ये आपको क्यों बताने लग रहा हूँ ये प्रोपेगेंडा टेक्निक, क्योंकि आज आप इस वीडियो में देखोगे कि किस तरह इस तीनों टेक्निक को इस फिल्म में दिखाया गया है लोगों को बहकाने के लिए। द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सिंह से ये पूछा गया कि ये फिल्म कौन सी सच्ची घटनाओं से इंस्पायर है। इन्होंने कई चीजें कही यहाँ पर। पहला इन्होंने कहा कि साल 2010 में जो केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ओमन चांडी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया केरला के असेंबली में। आप इसको चाहे गूगल कर सकते हो या फिर इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है 2500 औरतें इस्लाम केरला ओमन चांडी। बात तो सही है। और फिर कहा गया कि एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वी.एस. अच्युतानंदन ने कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। आप इसको गूगल पे सर्च करते हो या यूट्यूब या ट्विटर पे ये वीडियो दिखता है और आपको लगता है कि हाँ अरे ये बात तो सच है। फिर फिल्म के टीजर में दिखाया जाता है एक लड़की कहती है कि मेरा नाम फातिमा और मैं अफगानिस्तान के जेल में हूँ। आप इस चीज को गूगल पे सर्च करते हो और द हिंदू का एक आर्टिकल दिखता है, उसमें भी फातिमा अफगानिस्तान की जेल इस्लामिक स्टेट, ये चीज भी सही है। और फिर यही सारी चीजें एक बढ़िया एग्जाम्पल है हाफ ट्रूथ का यानी हाफ सच का। ज्यादातर लोग ऊपर से हेडलाइन पढ़ लेते हैं और जो अंदर की बात है उसकी डिटेल्स है वो नहीं पढ़ते। पहले आर्टिकल की बात करते हैं। साल 2012 का ये एक आर्टिकल है, इंडिया टुडे का आर्टिकल है। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी ने इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को साल 2006 से 2012 के बीच 2667 औरतों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है 2006 से लेकर 2012 तक। इस 6 सालों में करीब 2500 औरतों ने। इसमें ये बात नोट करने वाली है कि क्या कभी उन्होंने फोर्स कन्वर्जन के बारे में बात कही है। उन्होंने कहा कि हम अपने स्टेट में कभी फोर्स कन्वर्जन होने नहीं देंगे और ना ही हम किसी मुसलमानों के साथ हेट कैंपिंग टॉलरेट करेंगे लफ्ज़ जिहाद के नाम पर। क्या यहाँ पे कहीं भी मेंशन किया गया कि कोई भी कन्वर्जन औरत आईएस जाकर के ज्वाइन कर रही है? बिल्कुल नहीं। दूसरी साइटेशन देखते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वी.एस. अच्युतानंदन का इंटरव्यू। ये केरला के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2006 से लेकर 2011 तक। जो वीडियो फैलाया जा रहा पुराना वाला, इसे सनशाइन पिक्चर ने अपलोड किया था जिसने ये फिल्म बनाई है। सबसे पहली चीज ये कि
इन्होंने इंग्लिश सबटाइटल के साथ छेड़छाड़ किया। जो शब्द उनके द्वारा बोले जा रहे हैं और जो शब्द यहाँ पे सबटाइटल के तौर पे लिखे जा रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी चीज, BS अच्युतानंदन ने यहाँ पर एक्चुअली में PFI को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि ये कोई और धर्मों के यूथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए कन्विंस कर रहे हैं, जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको पैसे देकर मुसलमान औरतों से शादी कराकर। और यहाँ पर भी कोई ISIS का कोई मेंशन नहीं किया गया। और फिर दूसरी चीज, ये स्टेटमेंट को दिए हुए 13 साल हो चुके हैं। केरला आज भी उतना ही सेफ और सेकुलर स्टेट है जितना 13 साल पहले था। अब अगले आर्टिकल को देखते हैं, जून 2021 का आर्टिकल। ये आर्टिकल बात करता है 4 केरला औरतों के बारे में जो अपने हस्बैंड के साथ अफगानिस्तान गई इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस ज्वाइन करने 2016 से 18 के बीच में, और इसके हस्बैंड अलग अलग हमलों में मारे गए, जिनके नाम है निमिशा आलियास फातिमा ईसा, सोनिया सेबेस्टियन आलियास आयशा, मेरिन जेकब आलियास मरियम और रफीला। अगर हम NIA के 2016 की लिस्ट देखें, 20 मोस्ट वांटेड ऑफ इंडियन इस्लामिक स्टेट, तो इन 4 औरतों के नाम आते हैं और इनके अलावा 2 औरतों के और नाम आते हैं, अजमाला और समाशिया। दोनों के हस्बैंड कजन थे और इन 6 औरतों के हस्बैंड यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। इन 6 औरतों में 3 ऑलरेडी मुस्लिम थी, 2 क्रिश्चियन थे जो कन्वर्ट होकर के इस्लाम में गए और एक ने कन्वर्ट किया हिंदू से इस्लाम में। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही औरत जो हिंदू थी जिनका नाम था निमिशा नायर। क्या निमिशा नायर को किसी मुसलमान आदमी ने लव जिहाद के चक्कर में फंसा दिया? इसका जवाब जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये निमिशा नायर का हस्बैंड कौन है। ईजा एक ऐसा बंदा है कि जो खुद पहले क्रिश्चियन था, वो कन्वर्ट होकर के इस्लाम में गया। वेक्सन का भाई वेस्टर्न भी कन्वर्ट होकर के इस्लाम में गया, वो भी इन 4 औरतों में से एक औरत का हस्बैंड था। तो दोनों भाई और उनकी दोनों बीवियां सारे कन्वर्ट और सारे ब्रेन वॉश। हाल ही में इंडिया सरकार ने इन 4 औरतों को वापस इंडिया लाने के लिए रिजेक्ट कर दिया। इनमें से 3 के वीडियो और इंटरव्यूज निमिशा, सोनिया सेबेस्टियन और रफीला के अभी भी यूट्यूब पर ऑनलाइन देख सकते हो। यूट्यूब चैनल का नाम है स्ट्रैक न्यूज ग्लोबल और 2020 में इन्होंने वहां इंटरव्यू दिया था और वहां आप असली में देख सकते हो कि ये औरतें दिखने में कैसी थी, बात करने में कैसी थी और क्या इसका बिहेवियर था। When there was a Khilafah, when I was a Muhammad, I was happy at that. So I can never say that Khilafah was wrong. What I did was wrong. That I can't say that because I had a comfortable life there. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी देख सकता है ये औरतें अभी भी कितनी ब्रेन वॉश और रेकिराइट है। लेकिन द केरला स्टोरी फिल्म की जो मेन कैरेक्टर है कॉन्स्टेंटली वो सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रही है। फिल्म के अंदर जितना बेचारा और इनोसेंट करके दिखाया गया इन औरतों को, ये इनोसेंस असल जिंदगी के वीडियो में ये शायद ही झलकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर ये सिंपैथी होगी रियल लाइफ औरतों के लिए, या फिर आप इन्हें ब्रेन वॉश या बेवकूफ़ कहेंगे? क्या आप चाहोगे कि ये अफगानिस्तान की जेल में ही पड़े रहे या फिर इंडियन सरकार उसको वापस लाए और इंडिया के जेल में डाले? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप नीचे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है। स्ट्रैटेजिक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल रिपोर्ट हमें बताती है कि NIA के 2016 की चार्जशीट में जिन 30 लोगों को मेंशन किया गया है वो एक दूसरे से काफी इंटरकनेक्टेड थे जब रेडिकलाइजेशन की बात करी जाती है। इनमें से 17 लोग सिर्फ एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट से आते थे, केरला में कासरगोड जिले से। 2020 के एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ने बताया है। इसमें कुछ और बाद में ज्वाइन किया जिसमें टोटल 22 लोग बताए गए। और फिर 2016 का इंडिया टुडे का आर्टिकल रिपोर्ट बताता है कि ये एक ट्रेंड है कि यहाँ सिर्फ सिंगल यूथ ही नहीं जाते ISIS ज्वाइन करने, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली जाती है। यहाँ पे हस्बैंड, वाइफ, इवन बच्चे भी चले गए ISIS ज्वाइन करने। आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया कि इससे पहले ज्यादा रिपोर्ट एक्चुअली में महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना से गए थे, लेकिन केरला से एक भी नहीं। लेकिन स्टार न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट आगे की बात करती है कि 2016 से लेकर 2018 तक कहा गया कि करीब 60 इंडियंस ने अफगानिस्तान ट्रैवल किया, जिनमें से 26 मर्द थे, 13 औरतें और 21 बच्चे थे। ये सब देख करके ये क्लियरली कहा जा सकता है कि प्रॉब्लम तो है, लोगों को रेजिलेट किया जा रहा, ब्रेन वॉश किया जा रहा ISIS ज्वाइन करने को। इंटरनेट के जरिए नई मूड्स और कम्युनिकेशन एक्टिव हुए हैं। 2019 में यूनियन मिनिस्टर
स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट जी किशन रेड्डी ने बताया कि इंडियन एजेंसी ने पाया कि आईएसएस एक्चुअली में डार्क वेब और एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है लोगों को रेडिलाइज करने के लिए और आतंकवादियों को रिक्रूट करने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यह प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा ऑलरेडी कर चुका गया है केरला के अंदर। आइए इसके आंकड़े देखते हैं। बालिडीन बोरोमको, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, इन्होंने बताया कि 110 देशों से करीब 40,000 फॉरेन टेररिस्ट फाइटर सीरिया और इराक में गए आईएस को ज्वाइन करने, कॉल्फिन्स को ज्वाइन करने। 40,110 देशों से। एक और रिपोर्ट दिया है 2018 के स्टडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन किंग कॉलेज लंदन ने 41,490 लोग 80 अलग अलग देशों से आईएसएस सर्टिफिकेट में ज्वाइन किए। इसमें 79% लोग आदमी है। इन दोनों की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है करीब 40 से 42,000 फॉरेन टेररिस्ट है जो दुनिया भर से आईएस को ज्वाइन करने गए। इसमें कितने इंडियंस है? अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म के अपनी कंट्री रिपोर्ट पब्लिश करी सितंबर 2020 तक। एनआईए ने 34 टेररिज्म के केसेस जांच किए थे और करीब 160 लोगों को इंडिया में अरेस्ट किया था आईएसएस से रिलेटेड। डबल चेकिंग के लिए एक और सोर्स देख लेते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन पेपर पब्लिश किया था अक्टूबर 2019 में। उन्होंने कहा कि प्रो आईएसएस केसेस 2016 और 2018 के बीच में इंडिया में थे करीब 180 से 200 के बीच। और इन 200 लोगों का अनुमान है इसमें सिर्फ वो लोग नहीं है जो एक्चुअली में जो आईएस को ही ज्वाइन करने के लिए नहीं गए वहां पर और इंडिया छोड़ करके गए वहां पर। इनमें वो लोग भी है जो आईएस का प्रोपेगेंडा चलाया था यहाँ पे और इंटरनेट पर। और फिर तीसरा सोर्स भी देख लेते हैं। 2019 में होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि इसमें जो नंबर है 155 के लगभग में है। अगला सवाल ये कि ये तो पूरा इंडिया का रिपोर्ट है, केरला में कितना है वो देखते हैं कि इसमें जो 180-200 का नंबर है इसमें 40 केसेस केरला के बताए जाते हैं। 180 से 200 पूरे इंडिया में और सिर्फ 40 केरला में। लेकिन ये नंबर हमें ये नहीं बताते कि एक्चुअली में कितने लोग गए थे आईएसएस को ज्वाइन करने के लिए। इसमें आईएस एफिलिएट भी है, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग भी है। यूएस की डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ अमेरिका ने बताया कि 66 नॉन इंडियन रिलीजन फाइटर्स थे जो आईएसएस से एफिलिएटेड थे एज ए नवंबर 2020 में। सही सुना आपने, सिर्फ 66 लोग। 2018 के चैट न्यूज ग्लोबल ने भी 60 का फिगर दिया था। और इन 66 नंबर में से कितनी औरतें हैं? करीब 13 औरतें। और कितनी औरतें जो केरला से हैं? इसमें सिर्फ 6 औरतें हैं जो केरला से। इन 6 में से कितनी औरतें हैं जो बाकी धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया? तो इसमें 3 औरतें हैं। 3 में से 2 क्रिश्चियन थी और एक हिंदू थी। कि जो फिल्म में दिखाया गया ये सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुई है और वो भी वैसे नहीं हुआ है जो फिल्म में दिखाया जा रहा है। और यहाँ दावा किया गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ है। और यही है सबसे बड़ा झूठ दोस्तों। और ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई भी आम इंसान सुनेगा तो उसको लगेगा कि यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में, या फिर कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा, या कुछ हजार नहीं तो 100 औरतों के साथ हुआ होगा। नहीं, सिर्फ 3 औरतों के साथ। अब आप लोग में से कुछ ये कहेंगे कि यार 32,000 हो या 3 हो, क्या फर्क पड़ा? कहानी तो वही है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कई प्रॉब्लम्स है। पहला तो ये कि 32,000 में से अगर 3 नंबर का इस्तेमाल किया जाता तो फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। और ये कहना कि यहाँ पर एक खुफिया लव जिहाद की कॉन्फ्रेंसी चल रही है लड़कियों को पॉसिबली कन्वर्ट करने की और उसे आईएसएस भेजने की, और इन कॉन्फ्रेंसी का नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकली, तो इसका मतलब कि ये इंडिविजुअल केसेस हैं। यहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंसी नहीं हो रही। और दूसरा, इस लेवल तक जनरलाइज करना इस चीजों को और एग्जैजरेट करना एक बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज है। यही चीज अगर किसी और इंसिडेंट के साथ करी जाए तो आप कहोगे कि क्या बकवास है ये। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पिछले कुछ महीनों में 3 केसेस ऐसे देखे गए हैं इंडिया में जहां पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के ऊपर किसी पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। और आप यहां पर इमेजिन करो कि अमेरिका या जापान ऐसा देश फिल्म बनाए यहाँ पर द इंडियन स्टोरी नाम का, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे इंडियन हमेशा किसी के ऊपर पेशाब करते रहते हैं और औरों के ऊपर फ्लाइट में।
32,000 ऐसे केस देखे गए और 32,000 केस मिले हैं जहां पर इंडियन ने पेशाब किया किसी और के ऊपर। तो कैसा लगेगा आपको सुन के? आप कहोगे कि क्या बकवास चल रहा है और देश को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। और लेकिन आप दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाला कहे कि यार 32,000 तो नहीं, 3 के साथ ऐसा हुआ, इसीलिए फिल्म बनाना जस्टिफाइड है यहाँ पर। तो क्या होगा आपका रिस्पॉन्स ऐसे केस? इसी तरीके से दोस्तों 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस की वजह से पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। और जब इस फिल्म को लेकर डायरेक्टर से सवाल किया गया, पूछा गया कि भाई सोर्स क्या है आपके इस नंबर का, वो इस सवालों से भागते रहे और फिर ऑल्ट न्यूज से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तो मैं एक्चुअल डेटा बताऊंगा और मैं किस डेटा के आधार पर मैंने 32,000 बोला था। द क्यूट को उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस वेरी क्लीशे। फिल्म की स्क्रीनिंग हुई जेएनयू में तो इन्होंने कहा कि 32,000 वाला नंबर आर्बिट्रेरी नंबर था। और फिर जब बात कोर्ट में पहुंची तो इन्होंने फिल्म के डिस्क्रिप्शन से 32,000 वाला नंबर ही हटा दिया और 3 नंबर डाला है। सच बात तो ये है दोस्तों कि इन 3 औरतों की भी कहानी सुनाने लायक की है। और अगर ये कहानी सुनाई जाती बिना झूठ और प्रोपेगेंडा के, एक इंसान जिसको ब्रेन वॉश किया जाता है और रिक्रूट किया जाता है आईएएस के लिए, वो एक पोटेंशियल थ्रेट है। लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इंडिया में एक्चुअली, इसे अब बाकी के देशों से कंपेयर करोगे तो बड़ी शॉकिंग चीज आपको जानने को मिलेगी। इंडिया में मैंने बताया था कि ये नंबर 66 के लगभग है आईएसएस के प्रोपेगेंडा का शिकार। बाकी के देशों से 2016 के अकॉर्डिंग फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक में टोटल 7,000 लोग ऐसे थे। सिर्फ रसिया से 2,500 लोग ऐसे थे और फ्रांस से 1,700 लोग और जर्मनी से 760 लोग और यूके का नंबर भी करीबन 700 था। ये जो सारे देश है, ये सारे देशों की पॉपुलेशन इंडिया से कई ज्यादा कम है, लेकिन जो लोग आईएसएस का शिकार बने इन देशों में कई ज्यादा है। और यहाँ पर ये चीज भी नोट करने वाली है कि इंडिया में 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम की पूरी दुनिया में। द फ्रांस, जर्मन, यूके के कंपैरिजन में उससे कई ज्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे कम आईएसएस के रिक्रूट इंडिया में देखे गए। आप अगर यहाँ से एक रेशियो देखोगे कि आईएसएस रिक्रूट पर मिलियन पीपल, तो इंडिया में रेशियो मिलेगा 0.5%। फ्रांस में 36 गुना ज्यादा है यानी 18 पर मिलियन, और बेल्जियम में 40 पर मिलियन है और जॉर्डन में 315 पर मिलियन है। क्या इस चीज को एक बार भी मेंशन किया गया इस फिल्म में? कुछ लोगों को बहुत मजा आता है कि अपने ही देश के किसी एक राज को ऐसे बदनाम होते हुए देखकर, वो भी झूठ के बेसिस पर। ओआरएफ के रिपोर्ट में लिखा गया कि एकेडमिक और एक्सपर्ट अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इंडिया से इतने कम मुसलमानों ने आईएसएस क्यों ज्वाइन करी। इसके पीछे कई फैक्टर्स बताए जाते हैं। पहला कारण इंडियन एजेंसीज का लाजवाब रिस्पॉन्स। आप लोगों में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऑपरेशन पेजन के बारे में जानते हो। हमारी एजेंसीज जैसे INIA और IB, इन्होंने एक मिशन किया जिसमें से 350 ऑनरेबल मलयाली इन्होंने आइडेंटिफाई किया, एक डी-रेजिकेटेड प्रोग्राम चलाया हमारे नौजवानों को एक्सट्रीमिज्म और रेगुलरिज्म से बचाने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया काम हमारे ऑफिसर्स के द्वारा किया गया। लेकिन पता है शर्म की बात क्या है? हमारे प्रधानमंत्री अपने इलेक्शन के भाषणों में इस अच्छे काम को बताने के बजाय इस झूठी फिल्म को प्रमोट करते हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। यहाँ पर एक और ऐतिहासिक ऑपरेशन याद आता है। इंडियन फोर्सेस ने आईएसएस के खिलाफ किया था एक बड़ा रिस्की ऑपरेशन, जिसके ऊपर टाइगर जिंदा है फिल्म बनी थी। प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो इस इंस्पिरेशन कहानी के बारे में बता सकते थे लोगों को, लेकिन नहीं, झूठी फिल्म जो प्रमोट करनी थी। दूसरा कारण फॉर्मर डिप्लोमेट टालमेज अहमद बताते हैं कि इंडिया का सिल्क क्रेडिट कल्चर और ट्रेडिशनल, इंडिया में यूनिटी और डाइवर्सिटी, इंडिया में मुस्लिम हिंदुओं और क्रिश्चियन के साथ मिलजुल कर रहते हैं और इसीलिए स्टीम आइडियोलॉजी को इन्होंने रिजेक्ट किया। 2015 में पता चला कि सिर्फ 29 इंडियन ने आईएसएस को ज्वाइन किया। एक रिपोर्ट में बताया कि आईएसएस खुद इंडियन रिक्रूट को इंफीरियर मानता था। आईएसएस का मानना था कि जो इंडिया में इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता है वो काफी सॉफ्ट वर्जन है और ज्यादा लिबरल वर्जन है इस्लाम का। और तीसरा, इसमें कई ऐसे मुस्लिम क्रिटिक्स का भी रोल बताया जाता है इसमें। 2009 में दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया, इंडिया को दार एंड अमल डिक्लेयर किया था, एक ऐसा देश जहाँ पे मिलिटेंट जिहाद सिमिलर है, कोलैबोरेटेड है। सिमिलरली 2015 में फिर एक जॉइंट फतवा इशू किया गया था। 70,000
मुस्लिम स्कॉलर के द्वारा आईएसआईएस, तालिबान, अलकायदा, बाकी और आतंकवादी संगठन के खिलाफ। यहाँ पर जो असली स्टोरी है वो बहुत प्राउड होने वाली बात है। बाकी की दुनिया के कंपैरिजन में इंडिया में कितने कम मुसलमानों ने आईएसआईएस को ज्वाइन किया, और केरला यहाँ पर एक जीता जाता एग्जाम्पल है यूनिटी और डाइवर्सिटी का। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं और पीसफुली, और यही कारण है कि केरला नंबर 1 स्टेट है बहुत से अलग अलग इंडिकेटर्स में। एजुकेशन में नंबर 1, हेल्थ केयर में नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1। और फिर हमारे पॉलिटिशियन इन झूठी कहानी को इस्तेमाल करते हैं केरला को बदनाम करने के लिए। फरवरी में इसी साल होम मिनिस्टर अमित शाह ने इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त कर्नाटका में कहा था कि आपके बगल में ही केरल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। केरला को बदनाम करना एक लौता प्रोपेगेंडा नहीं है इस फिल्म के अंदर। और दूसरा बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है लव जिहाद को लेकर, और इस फिल्म में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। क्या सच है इसके पीछे? साल 2017 में केरला के सरकार ने 90 केसेस सबमिट करी थी एनआईए को जांच करने के लिए कि इनमें लव जिहाद का कोई एंगल है या नहीं है, और एनआईए ने 11 केसेस पर एग्जाम्पल करी और कंक्लूड किया है 2018 में कि हालांकि पीएफआई कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, लेकिन इन्हें एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती कन्वर्जन किया जा रहा है किसी भी इंसान का, चाहे आदमी हो या औरत। एक सबूत से मन नहीं भरता तो दूसरा सबूत देख लो। और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी 2020 में यही कहा था। मिनिस्टर स्टेट ऑफ होम अफेयर ने जी किशन रेड्डी ने लोकसभा को बताया रिटर्न रिप्लाई में कि अभी तक कोई भी लव जिहाद का केस नहीं रिकॉर्ड किया गया है, कोई भी एनी सेंटर नहीं किया गया है किसी भी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। लव जिहाद की कन्फ्रेंसी थ्योरी ये सबसे बड़ा झूठ है जो आपको बार बार ये सुनाया जाता है अलग अलग एंगल से। पॉलिटिशियन अपने भाषणों में कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तरफ से व्हाट्सएप से फॉरवर्ड मिलते हैं लव जिहाद के बारे में बात करते हुए, और गोदी मीडिया के खबरों में भी लव जिहाद की बात होती है। और इतनी बार ये रिपीट किया जाता है इस बड़े झूठ, तो लोगों को लगता है कि कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। और वही बात जो मैंने शुरू में कही थी। और ये जो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट ना तो सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए है, बल्कि औरतों को भी खिलाफ जाता है ये कॉन्सेप्ट। आप खुद सोच करके देखो, जो लोग इस चीज में विश्वास करते हैं कि औरत को भड़काया जाता है एक आदमी के द्वारा, कैसे लोग हैं वो? और औरत क्या कोई भेड़ बकरी है? और किसी भी औरत का खुद का कोई दिमाग नहीं होता? कोई भी आकर के कुछ भी कहेगा, औरत भेड़ बकरियों की तरह उसके तरफ चलने लगेगी। चाहे हिंदू औरत हो, मुस्लिम औरत हो, या क्रिश्चियन औरत, या फिर चाहे किसी और धर्म की औरत, सभी औरतों को ये मिलकर बताना चाहिए कि ये पॉलिटिशियन भाड़ में जाए और इनके पास अपना खुद का दिमाग है। और अगर कोई मुझे जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। और कानून भी ऐसा बनाया गया है कि अगर कोई जबरदस्ती कन्वर्ट करता है तो, या फिर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कितनों लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। कभी कभार ऐसा होता है ये क्रिश्चियन मिशनरी जो है, या ये घर वापसी वाले हो, या कोई मुस्लिम कैरिक, और थोड़े ओवर एक्टिव हो जाते हैं अपने प्रवचन में, और फिर बैलेंस थोड़ा इधर से उधर हो जाता है। जैसे कि ये 2016 का न्यूज आर्टिकल देखिए, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के लीडर ने कहा कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने करीबन 7.5 लाख लोगों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया पिछले 10 सालों में। लेकिन ये अलग अलग धर्मों के ठेकेदार अगर इसमें इंटरफेयर ना करे, कोई इंसान अपनी मर्जी से अगर कन्वर्ट करना चाहे तो इसमें एक बैलेंस देखने को मिलता है। अप्रैल 2021 की रिपोर्ट देखिए, 506 लोगों ने ये रजिस्टर किया केरला सरकार के अंडर में कि वो अपना धर्म बदलना चाहते हैं। इसमें से 40% लोग ऐसे थे जो क्रिश्चियन थे या मुस्लिम थे, वो हिंदू में कन्वर्ट होना चाहते थे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ ज्यादा कन्वर्जन देखने को मिला है। 2021 के प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे ने भी एग्जैक्ट यही रिपोर्ट बताई। 30,000 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया। इसमें जो पता चला वो सिर्फ 0.7% ने हिंदुइज्म को छोड़ा था और दूसरा धर्म अपनाया था। 0.8% लोगों ने बाकी धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म अपनाया। यहाँ पर समझने वाली बात है कि सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए यहाँ पर एक बहुत ही गंदा खेल खेला जा रहा है, और इतने बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, कन्फ्रेंसी थ्योरी रची जा रही है ताकि हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन को एक दूसरे से लड़ाया जा। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत फायदा मिलता है इससे कि लोगों के अंदर नफरत भरी रहे एक दूसरे के खिलाफ। शुरुआत में सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड थे और फिर बाद में गोदी मीडिया ने ये काम करने लगा, और अब पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही है इस लोगों को बहकाने के लिए।
और आज से 100 साल पहले हिटलर के समय में भी ऐसा ही होता। उस समय में भी ऐसे ही बड़ी बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्में बनती थी। ट्रायम्फ ऑफ द विल, द टेरर, रॉबर्ट एंड बेड्रा, द इंटरनल जू, इन सारी फिल्में बनती थी जो अपनी मर्जी से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करती थी और जूस को बदनाम करती थी और जर्मन आर्यंस को ग्लोरीफाई करती थी। ऐसे ही बड़े बड़े झूठ उन फिल्मों में भी बोले जाते थे और बार बार रिपीट किए जाते थे ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके। लोग सिर्फ सत्ता और पैसे के लालच में देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और पैसे की लालच में देश को अंदर से तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन नफरत के सौदागरों को एक चीज याद रखनी चाहिए, हो सकता है कि ये सक्सेसफुल हो जाए, थोड़ा बहुत डर और वायलेंस हो, लेकिन याद रखना ये देश भी ऐसा है कि जिसमें बहुत चीजें सही है और जब जब ऐसी ताकतों ने देश को बांटने की कोशिश करी है तो देश के लोगों ने इकट्ठे खड़ा होकर इन सब को बाउंस बैक किया है। आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि इस टॉपिक पर आपको फिल्म देखनी है नेटफ्लिक्स पे, ये स्वीडिश टीवी सीरीज जाके देखी द कैलिफेट नाम से। उस फिल्म में किसी को बदनाम नहीं किया गया, कोई झूठ या कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया गया है, बल्कि एक सच्ची कहानी बताई गई कि स्वीडन में आईएस ने रिक्रूट किया कुछ यंग लड़कियों को। बड़ा ही थ्रिलिंग शो है। तो गाइस, आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में और इस स्टोरी के बारे में? आपकी जो भी राय है आप कमेंट में लिख सकते हैं और ऐसे नफरत के सौदागरों से दूर ही रहा करें। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और मुझे सपोर्ट भी करिए। थैंक यू वेरी मच।